एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने सामान्य हिंदी विषय को चुना है, और इस सामान्य हिंदी विषय का मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। जो यहाँ पर मॉडल पेपर दिया गया है जो कि विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6, जो कि इस प्रकार से है। ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए। यह प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा और आपको ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है, अथवा आप पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व पर प्रकाश डालें। आपको किसी एक चीज के बारे में लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से 5 नंबर मिलते हैं। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 5 खा तक के सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है, और यह भी बताया है कि कैसे आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये जो प्रश्न है इसमें का मैं आपको बताऊंगा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, और अनेक जन आंदोलनों से वह निकट से जुड़े रहे। इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वह स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं, और बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। इन्होंने अपनी कथाओं में बिहार के अंचलों का वर्णन किया है, यानी उनका सजीव चित्र खींचा है। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है, और पंचलाइट जो इनकी कहानी है उसमें बिहार का जो है सजीव चित्रण किया गया है। कहाँ का? आंचलिक परिवेश का। और शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है, अर्थात शीर्षक यानी जो कहानी का नाम है पंचलाइट। कहानी का नाम क्या है? पंचलाइट, और यही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, तथा उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। गोधन के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे थे, जब वह पंचलाइट को जला देता है तो वो सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, और उसे मनचाहा आचरण करने की छूट मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि जब आवश्यकता होती है व्यक्ति को, तो वह बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को भी व्यर्थ समझने लगता है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इसी का केंद्र बना करके कहानी के उद्देश्य को दर्शाया गया है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं।
कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। तो कुछ इस तरीके से आप इस कहानी का उद्देश्य लिख लेंगे और आपके 5 नंबर पक्के हो जाने हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत पूछा गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है कि जो आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, यानी जो भी पाठ्यक्रम के अनुसार खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के आधार पर आपको किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको यहां से 5 नंबर मिल जाते हैं। खंड खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है 8 का, जो कि दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर 2 गद्यांश दिए रहते हैं खंड खा के अंतर्गत जो 8 का प्रश्न पूछा जाता है, और आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 8 का के अंतर्गत अथवा का जो गद्यांश है, यहां पर आप देख सकते हैं, और इस गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का अथवा, और गद्यांश के प्रथम यानी शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो हिंदी अनुवाद में आपको सरल शब्दों में बताऊंगा। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्येचा भाष्य भारवी भवभूत्यादयो महाकव्या स्वकीये ग्रंथे रत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। तो क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा? संस्कृत साहित्य के आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। और आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीय वंदनीय चायतो भारत मातु स्वतंत्रतायाम गौरवम अखंडम सांस्कृतिक मेकत्वच संस्कृते नैव सुरक्षितम सकनयते। तो क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद इसका? कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति ततः सुठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरिवाण भारती इति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य मधुर और दिव्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है 8 खा के अंतर्गत दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह प्रश्न भी 7 नंबर का है। आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 8 खा का अथवा है, ना में रोचते भद्रम वा उलूकस्याभिषेचनम, न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम
इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा अथवा, और आपको शुरुआत के शब्दों को इस तरीके से लिखना है, फिर अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित जातक कथा भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, नामक पाठ के उलूक जातकम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, शीर्षक से उद्धृत है। इस तरीके से आप इस श्लोक का संदर्भ लिख सकते हैं। और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, न ने रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अकुद्रस्य मुखम पश्ये कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। कि जब पक्षियों ने उल्लू को राजा बनाने का निश्चय किया तो वहां पर एक पक्षी ने कहा कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो। यानी यह क्रोधहीन मुख इसका देख लो, कुद्र होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा। क्या कहने लगा कि तुम लोग जो इस उल्लू को राजा बना रहे हो पक्षियों का, यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यह जब क्रोधित नहीं है तब इसके चेहरे को देखो, और जब यह क्रोधित हो जाएगा तब तो इसका चेहरा और भी भयंकर दिखने लगेगा। तो हिंदी अनुवाद कुछ इस तरीके से आप लिख लेंगे। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 9 के अंतर्गत, यानी प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यदि आप इस प्रश्न के उत्तर के रूप में वीडियो चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है। हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।